हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, हिस्ट्री का पहला चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, घबराना नहीं है कि एसएसटी है, हिस्ट्री है, लर्न नहीं होती। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जो बिल्कुल एक कहानी की तरह आपको समझाऊंगी मैं, ठीक है। फ्रेंच यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर फ्रांस की बात हो रही है और वहाँ की क्रांति कैसे शुरू हुई, लोगों ने कैसे अपने देश को एक राजा के राज से कैसे छुड़वाया, ठीक है। जो ऑटोक्रेटिक रूल होता था, जो मोनार्ची का रूल होता था, उससे कैसे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस अचीव करी, तो उसके बारे में हम शुरू करेंगे, ठीक है। क्या हुआ, मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, डेट्स याद रखनी है, डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस की जो सिटी थी ना, वो बहुत ही अलार्मिंग कंडीशन में थी। तो जो वहाँ का राजा था ना बेटा, उसने अपने ट्रूप्स यानी कि आर्मी को ऑर्डर किया कि आप सिटी में जाओ। अब अफवाह ये फैल गई कि यार राजा ने ऑर्डर तो दे दिया है, तो वो क्या करने वाला, जल्दी ऑर्डर दे देगा आर्मी को कि शहर में तो चले गए हैं, अब सिटीजन्स के ऊपर फायर ओपन कर दो, ठीक है, गोलियां दाग दो सिटीजन्स के ऊपर। 7,000 मैन एंड वुमेन दे गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने मीटिंग करी, इकट्ठे होकर उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि हम अपनी खुद की एक आर्मी बनाएंगे। क्या नाम दिया, पीपल्स मिलिटिया, दैट मीन्स पीपल्स आर्मी। और ये आर्मी बना के उनका मेन पर्पस क्या था कि हम गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ना अंदर मतलब ज़बरदस्ती बार्ज इन कर जाएंगे, घुस जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, हथियार चाहिए, आर्म्स चाहिए, ठीक है। अब आर्मी बनाई है तो बिना हथियार के तो नहीं ना लड़ाई लड़ी जा सकती, ठीक है। तो क्या हुआ, उसमें से ना कुछ सेवरल 100 पीपल, इसी 7,000 लोगों में से कुछ 100 पीपल का ग्रुप कहाँ चल पड़ा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी की तरफ चल पड़ा। वहाँ पे बेटा एक बैस्टिले करके ना बहुत बड़ा एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यू कैन सी कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं इस प्रिजन की, बिल्कुल एक किले की तरह, ठीक है, तभी इसको फोर्ट्रेस प्रिजन कहा जाता है। वहाँ पे उनको उम्मीद थी कि अगर यहाँ पे अटैक करेंगे ना, यहाँ पे घुस जाएंगे तो यहाँ पे हम आर्म्स एंड एमिनेशन ज़रूर मिलेगा, हथियार ज़रूर मिलेंगे। अब ये आर्म्ड फाइट जो हुई उनके बीच में, और वहाँ जो बैस्टिले का कमांडर था, उनके दोनों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई में क्या हुआ, कमांडर ऑफ बैस्टिले जो था वो मारा गया और कुछ प्रिजनर रिलीज़ हुए। कितने हुए ये भी एग्ज़ाम में आता है, 7 प्रिजनर्स रिलीज़ हुए थे, ठीक है। उसके बाद भी बैस्टिले को लोगों ने बहुत नफरत भरी नज़र से देखा। क्यों देखा? क्योंकि वो इट स्टूड एज अ सिंबल फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। डिस्पोटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे राजा अपनी पावर्स को लिमिटलेस तरीके से एक्सरसाइज करे, ठीक है, लिमिटलेस एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है, और बिल्कुल भी जनता के भले के बारे में ना सोचे। तो ऐसे राजा को कौन पसंद करेगा, इसलिए वहाँ के यहाँ तक कि कमांडर की डेथ हो जाने के बाद भी, उसको मार देने के बावजूद भी बैस्टिले को लोगों ने बहुत नफरत भरी नज़र से देखा। और जो फोर्ट्रेस था बेटा, उसको उन्होंने तहस नहस यानी कि डिमोलिश कर दिया। उसके जो छोटे छोटे पत्थर थे ना, उसके जितने भी टुकड़े वहाँ बचे उसकी डिस्ट्रक्शन के बाद, उसको मार्केट में बेचा गया। क्यों? एज अ सुवेनियर ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब वो याद में रहे कि हाँ ये बैस्टिले जो है अब ये ख़त्म हो चुका है, डिमोलिश हो चुका है, ठीक है। उसके बाद द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रायटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। जैसे जैसे दिन आगे बीतते गए, शहर जो पेरिस का था उसमें भी राइट्स हो रहे थे, और पेरिस के आसपास जितनी भी कंट्री साइड एरिया था, जो विलेज थे, जो फॉरेस्ट एरियाज थे, जहाँ पीजेंट्स रहते थे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टर्मोइल था, ठीक है। मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। कभी भी जब लड़ाई होती है ना बेटा, हमेशा फूड प्राइसेस जो होते हैं ना वो इंक्रीज़ कर जाते हैं, ठीक है। तो लोगों की लड़ाई किसके लिए थी कि प्राइसेस ऑफ ब्रेड जो थे बहुत ज़्यादा हाई हो चुके थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिस्टोरियंस जब इस समय में वापस जाते हैं या देखते हैं, तो वो ये हमें बताने की कोशिश करिए कि यहाँ से शुरुआत हुई थी किस चीज़ की, एक ऐसे इवेंट्स की जो कड़ी थी, जो एक चेन थी, वो स्टार्ट हुई जिससे कि किंग ऑफ फ्रांस को एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है उसको मार दिया गया, ठीक है। कैसे हुआ, हाउ इट हैपन एंड वाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं बेटा। पहले मॉड्यूल में बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका फर्स्ट मॉड्यूल, एंड इट सेज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी कौन सी होती है बेटा, 1700 से लेके 1800 तक आपकी 18th सेंचुरी है, ठीक है। तो लेट 18th सेंचुरी की बात करेंगे। 1774 में लुई 16 जो था, बर्बन फैमिली का एक राजा था, जो कि फ्रांस की राजगद्दी पे इसने अपना राजभार संभाला। सिर्फ 20 साल की उम्र थी। इसकी शादी हुई ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से, ठीक है, सिर्फ 20 साल की उम्र में। अब जैसे ही इसको राजा का थ्रोन पहनाया गया, या जिसको राजा
बोलते हैं ना राजाभिषेक किया गया, तो अब इसने देखा कि जो इसका ख़जाना है ना, जो ट्रेजरी है, वो बिल्कुल खाली है। क्यों? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। कितने लंबे टाइम के लिए लड़ाइयाँ चलती गई फ्रांस में, जिसकी वजह से फ्रांस का सारा ख़जाना खाली हो गया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? फ्रांस का ख़जाना तो खाली होना ही था, फिर उसके बाद राजे महाराजाओं के, आपको पता है ना, शौक बहुत होते थे। एक तो पैलेस इतना बड़ा एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा पैलेस था, जिसके दरबार को सजाने में, मेंटेन करने में बहुत खर्चा जाता था। ठीक है, बहुत बड़ा इमेंस पैलेस था। कहाँ था बच्चे? वर्सैलिस में था। अब लुई 16 ने क्या किया, उस वक़्त ना 13 अमेरिकन कॉलोनीज़, जब ये लुई 16 फ्रांस का राजा बना ना, उस वक़्त 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ ना ब्रिटेन के चंगुल में थी, कैप्टिवेटेड थी। अब इसने क्या सोचा, फ्रांस के राजा लुई 16 ने क्या किया बेटा, ब्रिटेन से उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को आज़ादी दिलवाई। अब लड़ाई इसने भी लड़ी, ऑलरेडी पहले लड़ाई लड़ के फ्रांस अपना ख़जाना खाली कर चुका था। अब इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते क्या हुआ, जो 1 बिलियन लिवरे का जो कर्जा था ना फ्रांस के ऊपर, वो कितना बढ़ गया बेटा? 2 बिलियन लिवरे बढ़ गया। ये लिवरे क्या है बच्चे? करेंसी है। ये 1700 से 1800, यानी कि जो 18th सेंचुरी थी ना, उस टाइम की ये करेंसी थी। ठीक है, अब जो लेंडर्स थे, जो उधार दे रहे थे, स्टेट को क्रेडिट पे पैसा दे रहे थे, उन्होंने बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना शुरू कर दिया। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था? 10%। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब नेचुरली अगर आपका जो बजट है उसमें आप क्या करोगे, जो आपने लोन लिया उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट्स, EMIs दोगे। ठीक है, अब अपने रेगुलर एक्सपेंसेस, खर्चों को पूरा करने के लिए, जैसे कि आर्मी की मेंटेनेंस, दरबार की मेंटेनेंस, गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाने, यूनिवर्सिटीज़ चलानी, इनको क्या करना पड़ा, मजबूरी में टैक्सेस इंक्रीज़ करने पड़े। ठीक है, टैक्सेस इंक्रीज़ करने के बाद भी येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफाइस्ड, फिर भी ये सफिशेंट नहीं हुआ, इनके खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। अब फ्रेंच सोसाइटी इन दी 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 एस्टेट्स। ये आप देख रहे हो, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड थर्ड एस्टेट। ठीक है, और जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे ना, ये सारे, ये क्या पे करते थे बेटा, ये अकेले टैक्सेस पे करते थे। इन दोनों को टैक्सेस से एग्जेम्पशन थी, यानी कि माफ़ था इनको टैक्स पे करना। ठीक है, नाउ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स वाज अ पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडल एजेस। अब ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेटा, जो लैंड होता है ना, अगर वो एक राजा के पास होता है ना, किंग्स के पास, तो वो अपने नोबल्स को दे देता है कुछ लैंड। ठीक है, नोबल्स किसको दे देते हैं आगे? नाइट्स को दे देते हैं, जो वॉरियर्स होते हैं। नाइट्स किसको दे देते हैं आगे? लैंडलॉर्ड्स को दे देते हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड्स क्या करते हैं फिर आगे? पीजेंट से काम करवाते हैं उस लैंड पे। तो ये होता है आपका फ्यूडल सिस्टम होता है। ठीक है, तो टर्म ओल्ड रिजीम इज़ यूजुअली डिस्क्राइब्ड, it usually used to describe the society and the institution of France before 1789। वन वर्ड का क्वेश्चन आ जाएगा। 1789 से पहले फ्रांस में जितनी भी सोसाइटी इंस्टीट्यूशन थी, उसको किस वर्ड से डिस्क्राइब किया जाता था? ओल्ड रिजीम से। ठीक है, ओके। अब ये फिगर 2 मैंने आपको समझा दिया, जिसमें 3 तरह की हमारे पास फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज थी इनटू 3 एस्टेट्स। अब जो पीजेंट्स थे ना बेटा, वो पूरी पॉपुलेशन का 90% हिस्सा पीजेंट्स की वजह से ऑक्यूपाइड था। मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो फ्रांस में पीजेंट्स की थी, और कुछ ही पीजेंट्स थे जिनके पास अपना खुद का लैंड था, जो वो कल्टीवेट करते थे। 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स, चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट। बेचारे पॉपुलेशन साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े, 90% पॉपुलेशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं फ्रांस की, लेकिन ज़मीन कहने मात्र को बहुत 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 कम थी। सिर्फ कुछ के हाथ में खुद की ज़मीन थी, एंड 60% तो बेचारे दूसरों के लैंड पे काम करते थे। ठीक है, ओके। मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट्स, क्लर्जी एंड नोबेलिटी, हमने तीनों एस्टेट्स देख ली। ठीक है, इनको ना प्रिविलेजेस मिलते थे बाय बर्थ, यानी कि पैदाइशी इनको कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती थी, जैसे कि टैक्सेस से एग्जेम्पशन, टैक्सेस ना पे करने की सबसे बड़ा प्रिविलेज। ठीक है, उसके बाद फ्यूडल प्रिविलेज, जैसे मैंने आपको भी सारा फ्यूडल सिस्टम समझाया, लैंड का प्रिविलेज मिल रहा है। इनमें इनको लैंड से जो ड्यूज़ आते थे वो भी इनकी ट्रेजरी को फिल करते थे। ठीक है, और ये वो ड्यूज़ लेते किससे थे? पीजेंट से, जो बेचारे इनके लैंड पे काम किया करते थे, इनको टैक्सेस एंड रेवेन्यू पे करके।
अच्छा, अब पीजेंट्स क्या करते थे, देवर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हिज हाउस, फील्ड्स, टू सर्व इन द आर्मी, या सिर्फ बिल्डिंग रोड भी, अगर रोड भी बनानी है तब भी वहाँ पे ये हमेशा काम करने के लिए रेडी रहते थे। ओके, अब चर्च ने क्या किया बेटा, चर्च ने भी टैक्सेस इम्पोज करने की शुरू कर दिए। टिथ वॉज वन ऑफ द टैक्स विच वॉज इम्पोज ऑन पीजेंट्स, यानी कि जितनी प्रोड्यूस होती थी ना पीजेंट्स की, उसके 1/10 जो प्रोड्यूस का हिस्सा होता था वो टैक्स की फॉर्म में पे करते थे चर्च को। ठीक है, अब जितने भी मेंबर्स थे ना थर्ड स्टेट के, उनको टैक्सेस पे करने पड़ते थे स्टेट को। तो इसके अंदर बेटा एक डायरेक्ट टैक्स था जिसका नाम था टेल। ठीक है, और टेल क्या होता है बेटा, यानी कि जो टैक्स आप डायरेक्टली अपनी स्टेट को पे कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो आप चीज़ें खरीदते हो मार्केट से डेली गुड्स की, उस पर तो MRP होता है ना, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो ये लोग भी पे किया करते थे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जितना भी बर्डन था ना फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट, वो किसके ऊपर था, अकेली थर्ड स्टेट के ऊपर, क्योंकि पहली 2 स्टेट्स को तो बाय बर्थ ही प्रिविलेजेस मिले हुए थे कि भैया उनको तो एग्जेम्पशन है, वो तो कुछ नहीं करेंगे, कोई टैक्स नहीं पे करेंगे। सो दिस वॉज द partiality you can say which was there existing in the French society। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, और आगे आएगा आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में अक्सर आया जाता है ये। ठीक है, स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन बढ़ गई फ्रॉम 1715 टू 1789। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी फूड ग्रेन्स की। अब प्रोडक्शन तो नहीं ना बढ़ सकती, लैंड तो उतना ही है ना, तो प्रोडक्शन जो थी वो पेस नहीं मेंटेन कर पा रही थी बढ़ती डिमांड के साथ, यानी कि सप्लाई और डिमांड की जो रेशियो थी ना वो बहुत बिगड़ चुकी थी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ ब्रेड क्या था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब मेजॉरिटी जनता क्या खाती थी, वो ब्रेड खाती थी। तो जितने भी वर्कर्स थे, चाहे वो लेबरर्स हैं, किसी भी लैंड के ऊपर काम कर रहे हैं या वर्कशॉप में एज अ लेबर का काम कर रहे हैं, उन बेचारों की तो वेजेस यानी कि पगार तो फिक्स होती थी। अब वेजेस उनके अगर फिक्स है तो वो बढ़ती महंगाई के साथ कैसे कोप अप करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो जो गैप था ना पुअर एंड रिच का, वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया और थिंग्स और ज़्यादा वर्स हो गई। कैसे, बेचारों के मतलब हार्वेस्ट जो थी ना वो ख़राब हो गई क्योंकि सूखा पड़ गया, या फिर बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स आ गए जिससे कि उनकी हार्वेस्ट बिल्कुल ड्रॉप कर गई। उससे क्या हुआ बेटा, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या होता है, एक एक्सट्रीम सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका जीना, बेसिक लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाता है। ठीक है, एंड दैट अकर्ड फ्रीक्वेंटली इन द फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रजीम, यानी कि उस टाइम जो सोसाइटी होती थी ना फ्रांस की, उस टाइम पे इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलते थे। ठीक है बेटा, ठीक है, बस अब हम लास्ट टॉपिक पे हैं इस मॉड्यूल के, दैट इज़ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, यानी कि वो किस चीज़ का विजन देख रहे हैं, उनकी क्या सोच है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं कि जितने भी प्रिविलेजेस मिल रहे हैं ना ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को, इनको ख़त्म किया जाए। क्या था बेटा, लाओ समझते हैं। इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी। एक तो फूड उनको अवेलेबल नहीं होता था जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। दूसरा, टैक्सेस बहुत ज़्यादा उनके ऊपर थोपे जाते थे, ये भी उनका एक कारण था रिवोल्ट स्टार्ट करने का। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी, दे लैक द मीन्स एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट द फुल स्केल मेजर्स दैट वुड ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। अब पीजेंट्स इतने रिच तो थे नहीं, इतना पैसा तो था नहीं कि वो पूरा का पूरा एक प्लान कर सकें, उनके पास वो ज़रिया नहीं था वो कैसे अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करें, किस तरीके से अपना रिवोल्ट आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, ताकि वो सोसाइटी और इकोनॉमी के अंदर कुछ बदलाव ला सकें। ठीक है, तो ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फिर, थर्ड स्टेट के ऐसे मेंबर्स जो थोड़े प्रॉस्परस थे, जो थोड़े पढ़े लिखे थे, जिनके पास कुछ नए आइडियाज़ की एक सोच थी, जिनका थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट था, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे आ गई। ठीक है, अब 18th सेंचुरी ने किस चीज़ को विटनेस किया, इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स, जिसको क्या नाम दिया गया, मिडिल क्लास। और उसी की बात कर रहे हैं ना कि मिडिल क्लास एनविसेज, यानी कि उसने विजन क्या देखा, प्रिविलेजेस को एंड करने का। तो इस सोशल ग्रुप ने जन्म लिया इस टाइम में फ्रांस के अंदर। अब ये जो मिडिल क्लास थी, देखो टैक्सेस पे करने वाले पीजेंट्स तो थे इस मिडिल क्लास में, यानी कि जो थर्ड स्टेट की हम बात करें, लेकिन उसमें और भी लोग थे जो कि प्रोफेशनल्स थे, लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे। तो इन्होंने अपना पैसा कैसे कमाया, बाय एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स लाइक वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स। ठीक है, तो इस थर्ड स्टेट के जो थोड़े प्रॉस्परस रिच वेल्दी लोग थे ना, वो अपना पैसा कैसे, वेल्थ कैसे एक्यूमुलेट करते थे, ट्रेडिंग से करते थे, बिजनेस करते थे, गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, उनको या तो एक्सपोर्ट करते थे या फिर उनको रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी उनसे खरीदते थे।
ठीक है। ओके, अब इन मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर्स के अलावा जो बेटा थर्ड स्टेट में प्रोफेशंस थे ना, जैसे कि लॉयर्स हो गए या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हो गए, इन सब का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ओके, इनका क्या मानना था? अब देखो, ये सब एजुकेटेड थे, ठीक है, और इनका ये मानना था दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि आप बहुत एक अमीर ख़ानदान में पैदा हुए हो या आप इस पर्टिकुलर सोसाइटी के एक मेंबर हो, ठीक है। अगर आपका इस सोसाइटी में किसी एक फैमिली में जन्म होता है तो आपको इन चीज़ों से एग्जेम्पशन है, आप टैक्सेस नहीं पे करोगे, ठीक है, फ्यूडल ड्यूज़ एंजॉय करोगे आप। क्यों? ऐसा क्यों? अ पर्सन शुड बी जज्ड बाय इट्स ओन मेरिट। खुद की एक वैल्यू क्रिएट करो ताकि उसके हिसाब से जजमेंट हो, इनका ऐसा मानना था। रादर अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, ठीक है ना, वो कितना कैपेबल है, वो कितना अचीव कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, उसके हिसाब से उसकी सोशल पोजीशन जो होती है वो डिसाइड होनी चाहिए। तो ये जो आइडियाज़ थे ना, these ideas envisaging a society based on freedom and equal laws and opportunities for all were put forward by philosophers। ये philosophers के नाम एग्ज़ाम में आते हैं, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से इनको पढ़ के याद कर लेना। कौन थे बेटा? जॉन लॉक या जॉन लॉकी, जैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है, जीन जैकस रूसो, ठीक है, और एक था मॉन्टेस्क्यू जो कि नेक्स्ट पेज पे है, वो भी बताती हूँ। तो इन्होंने क्या आइडियाज़ दिए बेटा? एक आइडिया दिया फ्रीडम, सोसाइटी किस पे बेस होनी चाहिए? फ्रीडम फॉर ऑल, सबके लिए लॉज, कानून बराबर होने चाहिए, एंड सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। तो जॉन लॉकी एंड जीन जैकस रूसो ने ये आइडियाज़ सोचे, वो लोगों के दिमाग में डालने शुरू किए। अब ये जो 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट है, ये किसकी बुक थी? जॉन लॉकी की। इसने इस बुक में क्या बताया? इसका जो विज़न था, इस बुक का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? टू रिफ्यूट होता है मना करना, रिफ्यूज़ करना, डिनाई करना, ठीक है, किस चीज़ को? डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। एंड और दूसरी चीज़ को क्या मना किया? एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च। अब जो राजा हैं वो तो अपने राइट को एक्सरसाइज करेंगे और बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट से करते थे, यानी कि उन पर कोई भी रोक टोक नहीं लगाई जाती थी। समझ गए बेटा? तो रूसो ने ये आइडिया फॉरवर्ड किया और बोला कि एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बने, किसके बीच में? बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। आज की गवर्नमेंट ऐसी तो बनती है, हम लोग वोट डालते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और हमारा एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि हमने ही वोट के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना, ठीक है। अब मैंने बात करी थी मॉन्टेस्क्यू की, इसने एक बुक निकाली थी स्पिरिट ऑफ लॉ। अब इस बुक में उसने क्या बताया कि जो पावर है ना गवर्नमेंट की, वो डिवाइड करनी है किसके बीच में? बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके बारे में आप अपनी क्लासेस, जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, तो ये जो मॉडल था बेटा गवर्नमेंट का, ये यूएसए में ऑलरेडी एप्लीकेबल था। कब? जब फ्रांस ने उसको ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाई थी। यूएसए की 13 कॉलोनीज़ इसके अंडर थी ना, ब्रिटेन के अंडर, ठीक है ना। तो फ्रांस ने लड़ाइयाँ लड़के ये 13 कॉलोनीज़ यूएसए की आज़ाद कराई थी। तो तब से यूएसए ने ये वाला जो सिस्टम था इसको अप्लाई किया हुआ था अपनी कंट्री में। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती थी? अपने सिटीजन्स को राइट्स गारंटी करती थी, और जितने फ्रांस के पॉलिटिकल थिंकर्स थे उनके लिए ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था, ठीक है, जिसकी लाइंस पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया। नाउ द आइडियाज़ ऑफ दीज फिलोसफर्स वर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलॉन्स एंड कॉफ़ी हाउसेज। अब लोग पढ़े लिखे तो होते नहीं थे ना, सारी जनता तो पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि हमने पढ़ा ना 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज पीजेंट्स। अब पीजेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं थे ना, कुछ लोग थे थर्ड एस्टेट में जो एजुकेटेड थे, जो बड़े बड़े लॉयर्स थे, प्रोफेशनल्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे। तो इस वजह से बेटा सैलॉन्स एंड कॉफ़ी हाउसेस में ना ये आइडियाज़ जो थे ना वो बहुत ऊंची ऊंची बोल के रीड आउट किए जाते थे, बुक्स के थ्रू एंड न्यूज़पेपर्स के थ्रू। दे वर रेड अलाउड ग्रुप्स में, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ पीपल? दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जो नहीं पढ़ लिख सकते थे, ठीक है बेटा। अब ये जो न्यूज़ थी दैट लुई 16 प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस टू बी एबल टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट, इट जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अभी तक तो ये सब चीज़ें जो थी फिलोसफर्स उनको समझा रहे थे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, या गवर्नमेंट का सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स को गारंटी करना अपने सिटीजन्स के लिए, इन सब लाइंस पे उनके दिमाग के अंदर ये सब चीज़ें जो थी वो डाल रही थी, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जब वो समझ पा रहे थे, उसी वक्त लुई 16 ने क्या किया? उसने प्लान किया कि मैं और ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करूँगा, क्योंकि वो अपनी स्टेट के खर्चे नहीं मैनेज कर पा रहा था। जैसे ही ये खबर आई तो जनता के अंदर जो एंगर था और जो प्रोटेस्ट था वो और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। समझ आ गया?
क्लियर है आपको? यहाँ पे आपका बेटा मॉड्यूल नंबर 1 ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में विद मॉड्यूल 2। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक एंड